आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो हमारे 21 जनवरी 2012 को हुआ था। इससे पहले मैंने इसके काफ़ी प्रीवियस ईयर करा दिए, ना देखे हो तो देख लेना। सबसे पहले हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी आता है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, यानी कि जब बच्चा फेल हो जाता है तो उसका मतलब क्या होगा। ऑप्शन ए है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, यानी कि बच्चे जो हैं उन्होंने उत्तरों को सही से याद नहीं कर पाए, इसीलिए वो फेल हो गए। दूसरा है कि बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन ले सकते तो हो सकता था कि वो पास हो जाते, तो पता नहीं क्यों नहीं हुए। तीसरा है कि व्यवस्था ही फेल हो गई, जो हमारी स्कूल की व्यवस्था थी वो फेल हो गई, इसलिए बच्चा फेल हो गया। और चौथा है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं था, तो मतलब किसी पर कसूरवार ना ठहरा कर बच्चे को ही कसूरवार ठहरा दो कि बच्चा ही योग्य नहीं था, इसीलिए वो फेल हो गया। इसमें से बताओ, इसमें से तो क्या मतलब होगा कि जब बच्चा फेल होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवस्था फेल हुई है। देखो, हमारा जब बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने सही तरीके से याद नहीं किया। हम बच्चे पे इल्ज़ाम नहीं डाल सकते तो तुमने सही से याद नहीं किया होगा इसीलिए तुम फेल हो गए। ना तो हम ये कह सकते हैं कि तुम प्राइवेट ट्यूशन अगर ले लेते तो पास हो जाते, क्योंकि क्या है कि वो जिम्मेदारी स्कूल की होती है कि बच्चों को अच्छे से लर्न कराए, नहीं कि प्राइवेट ट्यूशन लेने के लिए प्रोत्साहित करे। नहीं, हम ये कह सकते हैं कि हम योग्य नहीं हो तो आपको योग्य बनाना होगा, इसीलिए तो वो स्कूल में आया है। तो ये कुछ नहीं कह सकते, गलत है। तो हम सबसे से ये क्या कह सकते हैं कि हमारी व्यवस्था ही फेल हो गई, इसलिए बच्चा फेल हो गया। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बच्चों को कभी भी हमें इसके बारे में नहीं कहना चाहिए, बच्चों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेनेशंस भी है कि यदि छात्र किसी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, अर्थात सामान्य छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है, तो इसका तात्पर्य है कि शिक्षण व्यवस्था फेल हो गई। मतलब बच्चा अच्छा खासा है और उसे कोई मानसिक बीमारी भी नहीं है, तो अगर बच्चा फेल हो रहा है तो क्या दिक्कत होगी, ज़रूर हमारी व्यवस्था में तो स्कूल की दिक्कत होगी, इसीलिए तो फेल हो रहा है। इसी से पढ़ाया नहीं जा रहा होगा, समझाया नहीं जा रहा होगा, तो हम लोगों की गलती होगी। ठीक है, हम टीचर्स हैं तो हमें बच्चों पर गलतियाँ नहीं डालनी है, स्टूडेंट्स स्वयं के ऊपर गलतियाँ डालनी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ऑप्शन बी है रटने को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन सी है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, और ऑप्शन डी है कि परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन यही है। कौन सी शिक्षा पद्धति अपनाएं? बाल केंद्रित। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड अपनाएं, जिसमें बच्चा जो हो वो मुख्य में हो, ना कि टीचर बच्चे मुख्य में हो। अगर टीचर मुख्य में होंगे तो फिर बच्चे कैसे सीख पाएंगे। ना ही पाठ्य पुस्तक हो, मुख्य में कौन होना चाहिए? बच्चे होने चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित होना चाहिए, तो हम इसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, ये वाले परिवर्तन अपना सकते हैं। रटने को कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, बच्चों को तोता बनाना नहीं चाहिए, हर चीज़ को बच्चे को अच्छे ढंग से समझाना चाहिए। अग्र शिक्षण की तकनीक और परीक्षा परिणाम इन सब पर कभी भी केंद्रित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा कि हम बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाएं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, शिक्षण से किस पर बल दिया जाता है? अधिगम पर यानी कि सीखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों द्वारा पौधों के जो बीज होते हैं उनको बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। दूसरा है कि श्याम पट्टे पर चित्र को बना देना और उसका वर्णन करना। तीसरा है कि बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, और चौथा है कि विस्तृत व्याख्या करना। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए, कि विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ठीक है, अगर हम बीजों के अंकुरण की संकल्पना के बारे में अगर बच्चों को सिखा रहे हैं तो सबसे अच्छा यही तरीका होगा कि हम पौधों के बीजों को बोएं और उसके जो अंकुरण, उसके चरण किस तरह के कब क्या होता है उसके अवलोकन करें, बच्चों को दिखाएं, जिससे बच्चे से सीख पाएंगे।
हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से छात्रों द्वारा करवाकर उसका अध्ययन कराया जाएगा तो सबसे प्रभावशाली होगा। वही बात है कि जो होती है थ्योरी, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल काम में आता होगा। आपने देखा भी होगा कि जो होम साइंस होती है उसमें खाना बनवा के देखा जाता है, या फिर कृषि विज्ञान होता है तो उसमें बच्चों से करवाया जाता है फील्ड वर्किंग, और उनसे बीज हो जाते हैं जिससे बच्चे सीख सके। तो ये सबसे अच्छा इफेक्ट डालता है, क्योंकि क्या होता है बच्चे थ्योरी तो भूल जाएंगे, आप अगर उन्हें सिखाएंगे कि बीज ऐसे ऐसे बहुत थोड़े दिन बाद अगर उनसे पूछोगे तो वो भूल जाएंगे। उसकी जगह पे अगर आप उनसे क्या करवाओगे, प्रयोगात्मक करवाओगे, उनसे बीज बोवाओगे, फिर उन्हें बताओगे किस तरह से अंकुरण हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, मतलब उनकी हर एक अवस्था को बताओगे, उसके उनका अवलोकन करने के लिए कहोगे तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। तो ट्राई कीजिए कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बच्चा उसके बारे में सीख सके, कैसा प्रैक्टिकल रूप में, ना कि थ्योरी बेस में। थ्योरी बेस में तो वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा। ऑप्शन ए है कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, 29 जनवरी 2012 को पूछा गया था। दाखिले संबंधी जो कठोर प्रक्रियाएं हैं, दाखिले संबंधी जो कठोर प्रक्रियाएं उसको बढ़ावा देंगी। तथ्यों की शिक्षा ये मात्रारोपण से संबंधित होगी। और चौथा है कि हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाते हैं। समावेशी शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है? वह शिक्षा जहाँ सामान्य और विशिष्ट बच्चे एक साथ लेकर ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। यानी सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बच्चे होंगे बिना किसी भेदभाव के। तो वो विविधता का क्या करती है? कक्षा में उत्सव मनाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि शिक्षा का समावेशीकरण हमें ये बताता है कि विशेष शैक्षणिक अवस्थाओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या बताती है कि जो विशिष्ट बच्चा होता है और जो एक सामान्य बच्चा होता है, सामान्य बच्चा भी होता है जिसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, नॉर्मल होता है। और विशिष्ट बच्चा होता है वो किसी न किसी प्रकार की उसे प्रॉब्लम होती है, चाहे मेंटल और चाहे फिजिकल। तो वो दोनों बच्चे जब एक साथ एक शिक्षा ग्रहण करते हैं एक ही क्लासरूम में बैठकर, ठीक है, तो इनसे हम कहते हैं सामान्य शिक्षा, या कहते हैं समावेशी शिक्षा। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो टाइम भी ज़्यादा बिताएंगे। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत और विस्तृत दृष्टिकोण अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। पहले ऐसे कहा गया था कि जो समावेश शिक्षा है वो किसके लिए किया जाए? जो विशेष छात्र हैं उनके लिए। फिर आगे चल कर क्या हुआ कि सामान्य और विशेष दोनों बच्चों के लिए इसे जोड़ दिया गया। अब वही शिक्षा हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है, जिसमें विशिष्ट और सामान्य दोनों एक साथ बैठकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं। कह रहा है कि किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी है मुक्त अंतर वाले प्रश्न, ऑप्शन सी है सत्य असत्य, ऑप्शन डी है निबंधात्मक प्रश्न। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी, सत्य और असत्य। ये पूछ रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में कैसे प्रश्नों को रखेंगे? तो जो सत्य और असत्य वाले प्रश्न होंगे उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि प्रश्नों के बारे में एक लाइन लिखकर ये पूछा जाना है कि वाक्य सत्य है या फिर असत्य है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन ए है कि केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, दूसरा है कि परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, तीसरा है कि बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, और चौथा है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी के समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक है, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। यही हमारी प्रगतिशील शिक्षा होती है जहाँ समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में कैसा होता है? लचीलापन होता है। ठीक है, जहाँ बार बार परीक्षाएं ली जाती हैं, अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल दिया जाता है और केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित निर्देश होता है, वो कभी भी प्रगतिशील शिक्षा नहीं हो सकती। ठीक है, वो रटन विद्या को बढ़ावा देगी, ना कि प्रगतिशील प्रोग्रेसिव एजुकेशन को।
हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य है कि जो विषय वस्तु है उसको समय सारणी के अनुसार पढ़ाने में क्या किया जाए, लचीलापन, और साथ ही छात्रों की जो बैठने की व्यवस्था है उसमें भी क्या किया जाए, लचीलापन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद ये जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा के लिए रहा है। वे मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की देश के बारे में चिंतित है। ऑप्शन ए है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, ऑप्शन बी है प्रश्नों के प्रकार, ऑप्शन सी है विश्वसनीयता, ऑप्शन डी है वैधता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। एक शिक्षक है वो प्रश्न पत्र को बनाने के बाद अगर ये जांचता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य उनकी परीक्षा के लिए हैं, तो ये मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की जो संपूर्ण विषय वस्तु हैं उसको शामिल करने के बारे में कैसा है, चिंतित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का ये दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन बी है कि बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, ये अप्रासंगिक है, तीसरा है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, और चौथा है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है उसका ये दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष कैसे होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब ऐसा आकलन जो कि विद्यालय पर आधारित है वो किस सिद्धांत पर होगा। बाहरी परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, यानी कि जो बाहरी परीक्षक हैं वो उन्हें इतनी अच्छे से नहीं जानते जितने अच्छे से शिक्षक यानी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स की क्षमताओं को जानते हैं। दूसरा है कि किसी भी कीमत पे विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चा बीमार हो या बच्चे कुछ हो जाए, लेकिन हमसे क्या करना चाहिए, सबसे अच्छे उसे ग्रेड मिलने चाहिए। तो ये तो बकवास ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि विद्यालय बाहरी परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। जो बाहरी परीक्षा निकाय हैं उनसे क्या अच्छे से एक बार कौन कर सकता है, विद्यालय। और चौथा है कि आकलन बहुत किफ़ायती यानी मितव्ययी होना चाहिए, बहुत ही सस्ता होना चाहिए। तो बताइए मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है विद्यालय आधारित आकलन। तो उसका आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन ए कि जो बाहरी परीक्षक होते हैं उनकी अपेक्षा जो शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षक उनकी विशेषताओं को अच्छे से क्षमताओं को जानते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि विद्यालय आधारित आकलन यानी कि स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट है वो विद्यार्थियों के बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो विद्यार्थियों की कमजोरियां होती हैं वो उसमें विद्यालय सुधार कर लेता है। और ये एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में विद्यालय के शिक्षक अपने छात्रों का क्या करते हैं, आकलन, क्योंकि वे अपने छात्रों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो किसके ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, टीचर्स के। तो सबसे अच्छा असेसमेंट यही होता है विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन की उनके स्टूडेंट्स को वह टीचर्स अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थी व्यक्तित्व विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन ए है कि सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, ऑप्शन बी है कि कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ऑप्शन सी है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, और ऑप्शन डी है कि अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। जो शिक्षार्थी व्यक्तित्व विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः जो टीचर्स होते हैं उनको सीखने के विविध जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उनको क्या करना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि यदि शिक्षार्थी व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रदर्शित करेगा तो शिक्षक को जितना भी सीखने के तरीकों के बारे में ज्ञात होगा, सभी प्रकार के अनुभवों को क्या हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ऑप्शन बी है विकास हमेशा रेखीय होता है, ऑप्शन सी है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और ऑप्शन डी है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन
ए कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये विकास का सिद्धांत है, बाकी ये इनमें से नहीं है। सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से लगातार चलती रहती है। ये गतियाँ कभी तेज हो जाती है, प्रक्रिया तो कभी धीरे हो जाती है, लेकिन चलती रहती है, लेकिन कभी नहीं रुकती है। विकास हमेशा चलता रहता है, कभी धीरे चलता है, कभी तेज। उदाहरण के अनुसार शरीर के कुछ भागों का विकास बहुत ही तेजी से होता है और कुछ का बहुत कैसा होता है, बहुत ही धीमी गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव के विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं। ऑप्शन ए है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तीसरा है कि मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। चौथा है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, कि जो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक होती है, मानव के विकास को उन क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सी? मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि मानव का विकास होता है वो प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य है वो भी स्थापित होता रहता है। वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं और मानव के विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है मनोवैज्ञानिक विकास। इसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से कैसा होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। उसके बाद उस क्षेत्र के बारे में भी जानकारी लेता है जो कि उसके संज्ञान में लाकर उस पर विचार करे और उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझ कर क्या करे, प्रस्तुत करे और अंत में समाज विकास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग कर रही है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पहले वाले ज्ञान से जोड़ लेता है और पोषण की संकल्पना को क्या करता है? सीखता है। ये उपागम टेस्ट पर आधारित है। ऑप्शन ए है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन बी है पुनर्वलन के सिद्धांत। ऑप्शन सी है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। ऑप्शन डी है ज्ञान के चरण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञान के चरण, ज्ञान के निर्माण। ठीक है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग कर रही है और विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि इस जानकारी को अपने पहले वाले ज्ञान से जोड़ दे और पोषण की संकल्पना को सीखे। तो ये उपादान उसके ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि ज्ञान के निर्माण को अच्छे तरीके से छात्र के मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए उसका चित्र बनाकर उसके बारे में चर्चा करके अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। अगर हम बच्चों में अच्छे से ज्ञान का निर्माण करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से छात्र के मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए हम उसका चित्र बना सकते हैं, फिर चर्चा कर सकते हैं और उसके बाद उसे अच्छे से समझा सकते हैं जिससे वो उसके बारे में कभी ना भूले। ठीक है, साथ ही विषय वस्तु को उसके पहले वाले ज्ञान से हम जोड़ देते हैं ताकि वे क्या करें, अपने नए ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर सके। इस तरह की प्रक्रिया को हम ज्ञान के निर्माण के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब बच्चे की दादी उसे अपनी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा देश के कारण रोता है। होता क्या है कि बच्चा अपनी दादी के पास होता है और दादी उसे बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है। दादी क्या करती है, उसकी माँ की गोद से उसे लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा क्यों रोता है? ऑप्शन ए कि सामाजिक दुश्चिंता है। ऑप्शन बी है संवेगात्मक दुश्चिंता है। ऑप्शन सी है अजनबी दुश्चिंता है और ऑप्शन डी है वियोग दुश्चिंता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी, संवेगात्मक दुश्चिंता है। ठीक है, वो अपनी माँ से कैसे जुड़ा हुआ? संवेगात्मक रूप से इमोशनली अपनी माँ से अटैच्ड है और जब दादी उसे लेती हैं तो वो भाव वो फील जो उसे अपनी माँ के पास हो रहा होता है वो उसे अलग हो रहा होता है, इसीलिए वो क्या होता है, दुश्चिंता होती है, संवेगात्मक दुश्चिंता, जिसके कारण वो रोने लगता है। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि जब बच्चे को हम उसकी माँ की गोद से लेते हैं तो वंश संवेगात्मक दुश्चिंता होती है जिस कारण वो बच्चा रोने लगता है, मतलब अपनी उस माँ से क्या हो गया होता है, मोह हो गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन बी है समाज में बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन सी है कि सामाजिक के वातावरण में अनुकूल और समायोजन और ऑप्शन डी है समाज के मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी कि समाज के वातावरण में अनुकूल और समायोजन। ठीक है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य होता है कि समाज के वातावरण में अनुकूल और समायोजन।
हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि शिक्षा जो होता है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया को क्या बनाता है, सरल, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक जो मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, व्यवहार होते हैं, इन सबको सीखता है और अपने आप को उसके अनुरूप ही बनाने का प्रयास करता है। एजुकेशन के द्वारा ये क्या होता है कि हमारी जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो ईजी हो जाती है। साथ ही एजुकेशन के द्वारा ही हम समाज में जो मूल्य होते हैं, आदर्श व्यवहार हैं, इन सबको सीखते हैं और अपने आप को उसके अनुरूप बनाने का भी प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य स्तर की एक एकल ज्ञान प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को बाध्यता देता है, ये दर्शाता है। यानी कि क्या हो रहा है कि राज्य स्तर स्टेट लेवल का एक कंपटीशन हो रहा है, एकल गायन प्रतियोगिता। इसके लिए टीचर्स क्या करते हैं कि लड़कियों को प्राथमिकता देते हैं, लड़कों को तो नहीं। तो ये हो क्या रहा है? ऑप्शन ए की वैश्विक प्रवृत्तियां हैं, ऑप्शन बी है प्रयोजनात्मक उपागम है, ऑप्शन सी है प्रगतिशील चिंतन है और ऑप्शन डी है कि लैंगिक पूर्वग्रह है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये लैंगिक पूर्वग्रह है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि जब कोई संस्था या कक्षा में लिंग के आधार पर वरीयता दी जाती है किसी एक विशेष वर्ग को, तो उस प्रक्रिया को हम लैंगिक पूर्वग्रह कहते हैं। यानी कि कोई कंपटीशन हो रहा है, उसमें लड़कियों को प्राथमिकता देना, लड़कों को नहीं, या कहीं पे लड़कों को आगे बढ़ाना, लड़कियों को नहीं, यानी कि किसी लिंग विशेष को आगे बढ़ाना, वो क्या हो जाता है, लैंगिक पूर्वग्रह जाना जाता है। और ये स्टेट कंपटीशन में लड़कियों को बढ़ावा दे रहा है, लड़कों को नहीं, तो वो लिंग पूर्वग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। बाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे सीखते हैं, तो इसके लिए वो किस भूमिका पर ज़्यादा बल दिया है बाइगोत्स्की ने? ऑप्शन ए है अनुवांशिक, ऑप्शन बी है नैतिक, ऑप्शन सी है शारीरिक, ऑप्शन डी है सामाजिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक। ठीक है, बाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक महत्व कारक होता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। ठीक है, तो सवाल सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन पे कह रही है कि बाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिवेश में करनी चाहिए, क्योंकि बालक का जो सामाजिकरण होता है वो जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ा रहता है उसी के अनुसार उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण और मानसिक क्षमताओं का क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, विदेश से प्रभावित है। ऑप्शन ए है कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, ऑप्शन बी है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, ऑप्शन सी है बाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और ऑप्शन डी है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, टीचर अपने शिक्षार्थियों के अलग अलग अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो ये गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से रिलेटेड है। ये भी याद रखना, गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, कोहलवर्ग ने नैतिक विकास दिया है, बाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति विकास की बात की है और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की बात की है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांगी नहीं होता, यानी एक प्रकार की सिर्फ बुद्धि नहीं होती है, वो कैसी होती है, बहुकारक, यानी कई सारे कारक होते हैं। जिस प्रकार टीचर अपने शिक्षार्थियों को अलग अलग अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, इसे हम ये जानते हैं कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से कैसी है, वो फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए और समूह में चर्चा करने के लिए और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित। तो ये उपागम देश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, ऑप्शन बी है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका को प्रतिरूप बनाना, तीसरा है सीखने की तत्परता, चौथा है सक्रिय भागीदारी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सक्रिय भागीदारी। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन में कह रही है कि यदि शिक्षक अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है तो वह क्या होता है, अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए, समूह में चर्चा करने के लिए और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित।
और ये उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि मतलब टीचर है वो क्या करती है कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको उत्तर देने के लिए कहेगी, ठीक है। तो ये समूह पर चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करेगी और ये उसकी सक्रिय भागीदारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए है बैठने की उचित व्यवस्था, ऑप्शन बी है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन सी है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, ऑप्शन डी है विषय वस्तु में प्रवीणता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। इसमें से जो विषय वस्तु में प्रवीणता है ये शिक्षक से संबंधित अधिगम यानी कि लर्निंग है उसको प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि शिक्षण की प्रक्रिया में जब टीचर्स अपने विषय में प्रवीण होते हैं यानी कि दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं अपने सब्जेक्ट में, तो शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। तो टीचिंग को कैसे बना सकते हैं, इफेक्टिव। साथ ही साथ उसे अन्य विषयों के बारे में भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अपने कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है। तो बताइए कोहल वर्ग के द्वारा अगर हमें बच्चों में नैतिक विकास करना है, नैतिक मूल्यों का विकास करना है तो कैसे करेंगे। ऑप्शन ए है कि धार्मिक शिक्षा को महत्व देंगे, ऑप्शन ए बी है कि व्यवहार के जो स्पष्ट नियम होते हैं उन्हें बताएंगे, ऑप्शन सी है नैतिक मुद्दों पर आधारित जो चर्चाएं उनमें शामिल करेंगे, और चौथा है कि कैसे व्यवहार किया जाता है इस पर कठोर निर्देश देंगे। कठोर निर्देश देना नहीं है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देना नहीं है, नियम वगैरह बताने नहीं है, तो सबसे अच्छा यही है कि नैतिक मुद्दों पर आधारित जो चर्चा है उनमें उन्हें क्या करने हम शामिल करने, ठीक है। इससे उन्हें नैतिक मूल्यों के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि कोहल वर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें हम क्या कर सकते हैं कि विभिन्न जो नैतिक मुद्दे हैं उनकी परिचर्चा में सक्रिय सहभागी बनाकर, साथ ही साथ नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानियों को सुनाकर उनमें नैतिक विकास को क्या कर सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जो छोटे शिक्षार्थी हैं वो क्या करें, कक्ष में जो समवयस्क हैं उनके साथ अंतःक्रिया करें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तरों को सीख सकें, ऑप्शन बी है कि पाठ्यक्रम को बहुत ही जल्दी पूरा कर सकें, तीसरा है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, और चौथा है कि शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से क्या कर सके, नियंत्रित। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि वे पढ़ने के दौरान समाज में कौशल सीख सके, ठीक है। छोटे विद्यार्थी उनके कक्ष में समवयस्क को साथ अंतःक्रिया करने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पढ़ने के दौरान उनमें सामाजिक कौशल जो है अच्छे से सीख सकें। हमारे एक्सप्लेनेशन क्या रही है कि छोटे विद्यार्थी कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे पढ़ने के दौरान वे समाज में कौशल सीख सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब एक ऐसा बच्चा जो निरयोग्य है, पहली बार कॉलेज आया है, तो विद्यालय आने के बाद शिक्षक पहली बार विद्यालय आया तो टीचर को क्या कर देना चाहिए। ऑप्शन ये है कि बच्चों की नियोग्यताओं के अनुसार से विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। मतलब बच्चे के अंदर जो नियोग्यता है उसके अनुसार कह देना चाहिए कि इसे तो विशेष विद्यालय में भेज दो। ऑप्शन बी है कि उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रख दें, उसे हम क्या कर दें, अलग थलग कर दें, ठीक है, जो बाकी स्टूडेंट हैं उनसे अलग कर दें। तीसरा है कि सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें कि बच्चों के माता पिता उनके साथ चर्चा करें। चौथा है कि प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चा अंदर आएगा उससे पहले उसकी प्रवेश परीक्षा होगी। देखो ये तो आपने देखे होंगे सारे ऑप्शन देखने के बाद हमेशा धीरे पर पहुँचे कि हमारा ऑप्शन सी सही है। क्यों, क्योंकि एक निरोग बच्चा अगर पहली बार विद्यालय आया है तो शिक्षक को सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ करने के लिए चाहिए चर्चा। प्रवेश परीक्षा लेना, निरोगता के अनुसार विद्यालय में भेज देना, अलग थलग कर देना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो सहकारी योजना विकसित करने के लिए जो बच्चे के माता पिता हैं उनके साथ क्या कर लेनी चाहिए, चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय नामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ऑप्शन बी है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, ऑप्शन सी है विकल्पों के निर्वेचन और विश्लेषण करने की योग्यता,
का, और ऑप्शन डी है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। सही आंसर इसमें से हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार जो इंद्रिय कामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। सबसे पहले पूछेगा कि जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं हैं, तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में कहा है। पहली है संवेदी कामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी है मूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11, और चौथी है अमूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 या उससे ऊपर तक होती है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि इंद्रिय कामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था का विस्तार 2 वर्ष तक माना जाता है, और इस अवस्था में बालक क्या होता है, बालक का व्यवहार, भाषा आदि का अनुकरण करने लगता है। दूरी, ऊंचाई, गहराई, समय और दिशा का भी उसे हो जाता है ज्ञान। 12 से 18 माह की अवस्था तक वह नई नई वस्तुओं को समझने का प्रयास करेगा, साथ ही उसमें प्रतीकात्मक चिंतन और परिकल्पना आदि सीखने भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए है पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन बी है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन सी है केवल वातावरण का, ऑप्शन डी है केवल आनुवंशिकता का। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, मानव का व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है, ये आनुवंशिकता और वातावरण की जो अंतःक्रिया होती है उसका परिणाम होता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि मानव का व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जो व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन ए है कि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखता है। हमें शिक्षा के अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या करते हैं, समूह में बेहतर ढंग से सीखते हैं। दूसरा है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया है, जब शिक्षक और शिक्षक कार्यक्रम होता है तो उसमें ऐसा ही कहा गया था। तीसरा है कि इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों द्वारा बेहतर अवसर मिलते हैं। और चौथा है कि बच्चे की विकास दर कैसी होती है, भिन्न, क्योंकि भिन्न तरीकों से वो क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी कि बच्चे के विकास की दर कैसी होती है, अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग तरीकों से ही वो सीख सकता है। शिक्षा प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से इसीलिए ध्यान देना जरूरी है क्योंकि प्रत्येक बच्चा की लर्निंग, क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक साथ नहीं सीखता है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि शिक्षा नियम की प्रक्रिया में हम व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि बच्चों की विकास दर कैसी होती है, भिन्न भिन्न, और वो अलग अलग तरीकों से सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ऑप्शन ए है प्राकल्पना का परीक्षण करना, ऑप्शन बी है समस्या के प्रति जागरूक, ऑप्शन सी है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, ऑप्शन डी है प्राकल्पना का निर्माण करना। सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन बी, समस्या के प्रति जागरूक। ठीक है, इसमें से समस्या के प्रति जागरूकता है वो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि किसी भी प्रकार की समस्या समाधान का पहला चरण समस्या के बारे में क्या होना, जानना है। इसे वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूकता के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है अनुभविक, ऑप्शन बी है भावात्मक, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक, ऑप्शन डी है व्यवसायिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भावात्मक। ठीक है, इसमें से सीखने का क्षेत्र जो है भावात्मक, इमोशनली है। एक्सप्लेनेशन कह रही है कि भावात्मक का तात्पर्य है कि जो मनोवृत्ति है वो वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव यानी सुखद भाव जो कि अधिगम को कैसे बनाते हैं, सुखम यानी कि सुगम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये इस बात का संकेत है कि कोई बच्चा कार्य कर रहा है फिर क्या कैसे लगता है, कदम बोरिंग फील हो रहा है, उबाऊ लगने लगता है, तो वो किस बात का संकेत है। पहला है कि संभावित कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, दूसरा है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, तीसरा है कि बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, चौथा है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए कि अगर कोई बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात के संकेत है कि फिर कैसा हो रहा है, यांत्रिक रूप से बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए बच्चा को उबाऊ फील हो रहा है। हमारी एक्सप्लेनेशन कह रही है कि जब कोई बच्चा किसी कार्य को लगातार करने लगता है तो उसके बाद उस काम में उसकी रुचि, इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है, बच्चा ऊबने लगता है। यानी कि वो एक मशीन की तरह उस काम को कैसे कर रहा था, बार बार कर रहा था, जैसे कि मशीन करती रहती है वैसे वो कर रहा है, इसीलिए वो उबाऊ फील होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां देश की ओर संचेत करती हैं। ऑप्शन ए है वे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन बी है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, ऑप्शन सी है सीखने की अनुपस्थिति, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। प्रायः जो शिक्षार्थियों की त्रुटियां होती हैं वो आंतरिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर क्या करती हैं, संकेत। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि शिक्षार्थी सीखने में त्रुटि कब अधिक करते हैं, जब वे कार्य को कैसे करते हैं, गलत तरीके से, या फिर उसका अभ्यास नहीं करते हैं, ये रुचि, आंतरिक प्रेरणा आदि की कमी होती है। इसलिए सीखने में सबसे पहली आवश्यकता है कि सीखने में जो सीखा जाए अर्थात आंतरिक अभ्यास की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो मैथमेटिक्स की बात करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। यानी कि क्लास 5 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना के द्वारा परिचित करा रहे हैं, तो हम किसके द्वारा करा सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करें। सबसे पहले हम क्या करें कि जो आयत होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में उसे बता दें, उसके बाद उस आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके उस आयत के क्षेत्रफल की गणना कर दें। दूसरा है कि जो आयत और वर्ग है उसके क्षेत्रफल का उन्हें क्या बता दें, सूत्र बता दें। तीसरा है कि जो इकाई वर्गों के गणन की सहायता से हम जो आकृतियाँ हैं उनके क्षेत्रफल की गणना करें। या फिर हम ये कर सकते हैं चौथा वाला कि विभिन्न वस्तुओं जैसे कि हथेली है, पत्ती है, पेंसिल है, इन सब की सहायता से किसी भी आकृति को में क्षेत्रफल को माप सकते हैं। तो बताइए इसका वैसे किसका यूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी, हम क्या कर सकते हैं कि विभिन्न वस्तुओं जैसे कि हथेली है, पत्ती है, पेंसिल है, इस सब की हेल्प लेकर हम आकृति में क्षेत्रफल को माप सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पूछा भी यही था कि क्लास 5 के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हमें समतल आकृतियों के बारे में बताना है, तो हम इसके द्वारा सबसे अच्छा कौन सा उपाय कर सकते हैं, कौन सी संकल्पना को उपाय परिचित करा सकते हैं, तो सब ही हो जाएगा। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशंस भी कह रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को जब हम समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना में विभिन्न वस्तुओं का उपयोग किया जाए तो इसके लिए हम दैनिक जीवन में अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि हथेली, पत्ती, पेंसिल, तो हम इन सबकी सहायता से उसे किसी भी आकृति का क्षेत्रफल के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यानी कि मैथमेटिक्स में जो गणना करने संबंधी कौशल है इसको हम किसके द्वारा बढ़ा सकेंगे। ऑप्शन ए है कि कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके हम क्या कर सकते हैं कि कक्षा में अभ्यास करने के लिए जो क्रियाशील गतिविधियाँ उनका आयोजन कर सकते हैं। दूसरा है कि संकल्पनाओं और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो संकल्पनाएं और प्रतिक्रियाएं हैं उनको स्पष्ट करेंगे, फिर उसका अधिक से अधिक अभ्यास कराएं। तीसरा है कि केवल हम उसे संकल्पनात्मक ज्ञान दे दें, और चौथा है कि केवल एल्गोरिथम का वर्णन करें। तो इससे आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, कक्षा में अभ्यास के लिए जो क्रियाशील गतिविधियां उनका आयोजन करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को हम किसके द्वारा बढ़ा सकते हैं, तो हम इसके द्वारा बढ़ा सकते हैं ऑप्शन ए के द्वारा कि कक्षा में अभ्यास के लिए क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करेंगे। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि मैथमेटिक्स में गणना करने संबंधी कौशलों को कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील जो गतिविधियां हैं उनका आयोजन करके क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक किस सामग्री
निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। यानी कि जो क्लास थर्ड के विद्यार्थी हैं उनको हमें लंबाई की विभिन्न इकाइयों के बारे में पढ़ाना है। तो इसमें से हम कौन सी सामग्री कक्षा में ले जाएंगे? ऑप्शन ए है कि विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, फट्टों, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो कि वास्तुकार द्वारा क्या किया जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। दूसरा है कि नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर, और दूसरी तरफ क्या होता है, मीटर। तीसरा है कि विभिन्न इकाइयों का संबंधित चार्ट, और चौथा है कि सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, यानी कि फिट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो कि वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, क्लास थर्ड के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक इस सामग्री को कक्षा में ले जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है क्लास थर्ड के विद्यार्थी सामान्यतः लंबाई की इकाई से पूरी तरह से परिचित नहीं होते हैं, अतः उन्हें लंबाई की इकाई के बारे में पढ़ाने के लिए हम दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली लंबाई और इकाई वाले रूलर, नापने वाली छड़ियाँ, नापने वाली पट्टी आदि जैसी वस्तुओं का प्रयोग करके उन्हें लंबाई की इकाइयों के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास थर्ड के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कि 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्याकलन के कौशल में प्रवीणता को प्राप्त करना। दूसरा है कि बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। तीसरा है कि 6 अंकों तक गणना करना। और चौथा है कि संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों के सार्थकता को समझाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दी गई संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयाँ और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थायी मानों की सार्थकता को समझाना। ठीक है, क्लास थर्ड के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि क्लास थर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके जो संख्या पद्धति है वो पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को क्या करना, समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे उपयुक्त व्यूहरचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, डैश है। ऑप्शन ए भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। ऑप्शन बी है बहुत सारे सवालों को हल करना। ऑप्शन सी है सूचना और संप्रेषण तकनीक ICT का प्रयोग करना। और ऑप्शन डी है प्रतिरूपों का प्रयोग करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। ठीक है, इसमें से जो सबसे उपयुक्त व्यूहरचना होती है जिसका प्रयोग हम धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए कर सकते हैं वो हमारा भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले होता है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि सबसे उपयुक्त यानी इनमें से जो सबसे बढ़िया है वो व्यूहरचना है कि जिसका प्रयोग हम धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए करते हैं वो भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक के आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहले का प्रयोग करता है कि मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है कि आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। ऑप्शन बी है योगात्मक आकलन करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। और ऑप्शन डी है कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। ठीक है, एक टीचर है जो आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में पहली का प्रयोग करता है कि मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ। तो इस गतिविधि का क्या उद्देश्य होता है कि आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को क्या कर देना, दृढ़ कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ। इस गतिविधि का ये उद्देश्य है कि आधार 10, 8 दहाइयों और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग और व्यवकलन
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। ऑप्शन ए है सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। ऑप्शन बी है सवाल की पहचान और सही संक्रिया निष्पादित करना। ऑप्शन सी है गलत, आंशिक रूप से सही और पूर्णतः सही। ऑप्शन डी है सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी कि सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान और समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। ठीक है, यह योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के आकलन के शीर्षक हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए गणित विधि का प्रयोग करती है। उसका एक नमूना दिया गया है, ये एक नमूना दिया गया है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि इस पद्धति के द्वारा जो रीना है वह क्या कर रही है। तो ऑप्शन ए है कि सीखने के जो परंपरागत उपागम है उसका प्रयोग कर रही है। दूसरा है कि समस्या समाधान कौशल के विकास पर क्या दे रही है, बल। तीसरा है कि प्रक्रमशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही है और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। और चौथा है कि संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर वे ज़्यादा बल दे रही है और प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। तो सही आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस पद्धति के द्वारा जो रीना है वो संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है, लेकिन प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम बल दे रही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि ग्रीड गतिविधि का अध्ययन कर रीना संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल देती है, जबकि प्रक्रमशील ज्ञान पर वो कितना ध्यान देती है, कम ध्यान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है, जैसे कि इस तरह से उसने किया है। तो बताइए उपयुक्त गतिविधि डैश है। ऑप्शन ए है विषय वस्तु पाठ्य गतिविधि। ऑप्शन बी है समय की बर्बादी। ऑप्शन सी है विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि और ऑप्शन डी है विषय वस्तु संबंधी गतिविधि। क्या आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। ठीक है, उपयुक्त गतिविधि कैसी है, विषय वस्तु से पहले की गतिविधि है। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि भिन्न की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक जो होता है वो पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है, अर्थात वे विषय वस्तु से पहले की गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है उचित उपागम है। ऑप्शन ए है कि अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करें, मतलब कक्षा 4 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये समझाना है कि शेष कैसा होता है, हमेशा विभाजक से कम ही होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कई बार विद्यार्थी हैं अपने स्टूडेंट उनको मौखिक रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और ये स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। तीसरा है कि समूहों वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहित कर देना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की जो संख्या है वो समूह से नहीं विभाजक से कम है। ठीक है, और ऑप्शन डी है कि श्याम पट्टे पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल होते हैं उनको करना और दिखा देना कि हर बार शेष जो होता है विभाजक से कम होता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो क्लास 4 के जो विद्यार्थी हैं उन्हें हमें ये समझाना है कि शेष जो होता है वो हमेशा विभाजक से कैसा होता है, कम। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत कर सकते हैं और प्रदर्शित कर सकते हैं कि वस्तुओं की संख्या समूह में नहीं है, विभाजक से कम है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि विद्यार्थियों को हमें ये समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, इसका उचित भाग हम ये कर सकते हैं कि वस्तुओं को विभाजन के गुणों में समूहीकृत कर सकते हैं और प्रदर्शित कर सकते हैं कि वस्तुओं की जो संख्या है वो समूह में नहीं है, किससे कम है, विभाजक से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों में मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आकृति का परिमाप सेंटीमीटर
सेंटीमीटर में कितना होगा, इस तरह से। ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी है 72, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 45। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी 72। ठीक है, दी गई आकृति है, इसमें आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है और आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति का परिमाप 72 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि वर्ग का क्षेत्रफल 180/5 बराबर 36 सेंटीमीटर है। वर्ग की एक सतह कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और चित्र का परिमाप 2 × 6 + 3 गुणे 6 + 3 गुणे 6 + 4 गुणे 6 बराबर 72 मीटर है, सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय सिंह द्वारा ये देखा गया है कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुताम है, जैसे कि 2 + 3 + 2 + 5 बराबर 4/10। तो सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए, जैसे कि ऑप्शन ए है कि आसमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना और बाद में समान प्रकार के सवालों का क्या करवा देना, अभ्यास करवा देना। दूसरा है कि विद्यार्थियों को मेहनत करने की हमें उन्हें सलाह देनी चाहिए कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और भिन्नों के योग वाले सवालों का क्या कर देना चाहिए, अभ्यास करवा देना चाहिए। तीसरा है कि हर के लघुत्तम समावर्ती यानी कि जो लासा है उसकी संकल्पना को हम उन्हें स्पष्ट कर दें। और चौथा है कि समान प्रकार के सवालों का हम अधिक से अधिक अभ्यास कराएं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ए। ठीक है, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना जो है उसको स्पष्ट करने के लिए हम चित्रात्मक प्रतिरूप देना और बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना, ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि 2 + 3 + 2/5 बराबर 4/10। इस प्रकार की त्रुटि के लिए उपचारात्मक कार्य यही है कि आसमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए हमें चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस जैसे कि आकृति में दिखाया गया है कि घनी ब्लॉक यानी कि क्यूबल ब्लॉक्स से बना है जिनकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो ब्लॉक्स की संख्या बतानी है। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 48, ऑप्शन डी है 52। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए 60 यानी कि 60। ठीक है, इस तरह से दिखाया गया है। तो इनकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें ब्लॉक कितने हैं, 60 यानी कि 60 हैं। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि ब्लॉकों की संख्या कितनी है, 5 × 4 × 3 यानी 5 चुक्को 20 और 20 तियाँ कितना हो जाएगा, 5 चुक्को 20 हो जाएगा और 20 तियाँ हो जाएगा 60। इस तरह से हमारा 60 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संख्या 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए है खोजबीन उपागम का प्रयोग करके हस्तचालकों का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है कि गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेख करना चाहिए। थर्ड है कि विद्यार्थी हैं जिनको बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट देना चाहिए। और चौथी है विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देनी चाहिए। तो सही आंसर इसमें से हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए की खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ देना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ये हमें मानती है कि गणित में चिंतन और जो तर्कणा है उसका एक तरीका जो होता है वो शामिल होता है और इस दृष्टिकोण को हम खोजबीन उपागम का प्रयोग कर सकते हैं, हस्तचालकों का प्रयोग कर सकते हैं, जो संकल्पनाएं होती हैं उनको जो हमारा वास्तविक जीवन होता है, हमारी लाइफ होती है, उससे हम जोड़ सकते हैं और विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये सब बेस्ट मेथड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि जो रिजूल है वो एक गति संवेदी यानी कि काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी है। जो उसकी शिक्षिका नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती हैं, उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना का चयन करना चाहिए। ठीक है, ये इसमें से बता रहा है कि इसमें से हम कौन सी व्यूह रचना अपनाएं जो गति संवेदी शिक्षार्थी है उसके लिए। ठीक है, ऑप्शन ए कि सभी पहाड़ों को याद करने के हम बल देना चाहिए कि जितने भी मैथमेटिक्स में पहाड़े आते हैं उनको हमें
जितने भी पहाड़े आते हैं उनको याद कर लेना चाहिए। दूसरा है कि सेकंड थर्ड आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए दो भिन्न रंग वाले मोती और जो धागे उनका प्रयोग करने। ऑप्शन सी है कटवा गिनती और ऑप्शन डी है जो आड़ी तिरछी रेखाएं उनका प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी कि आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेद बिंदुओं को क्या करना, गिनना। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है जो गति संवेदी छात्र हैं उनको समझाने के लिए हम आड़ी तिरछी रेखाएं उनका प्रतिच्छेदन यानी बिंदुओं को गिनना ये सारे तरीकों के द्वारा हम उन्हें सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास सेकेंड में जो अबेकस है उसका प्रयोग डेस्क में शिक्षार्थियों की सहायता नहीं करता। ऑप्शन ए है बिना विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। ऑप्शन ए है बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना। ऑप्शन बी है कि शब्दों में दी गई जो संख्याएं हैं उनके समान संख्या लिखने। ऑप्शन सी है गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने और ऑप्शन डी है स्थानीय मान की महत्ता को समझने। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी कि शब्दों में दी गई जो संख्याएं हैं उनके समान संख्यक लिखने। कक्षा सेकेंड में जो अबेकस है उसका प्रयोग हम इसमें के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी सबके लिए करते हैं। एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है क्लास सेकेंड में अबेकस का प्रयोग शब्दों में दी गई जो संख्याएं होती हैं उनके समान संख्याक लिखने में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विभाजन में जो शेष है उसमें अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करेंगे। ऑप्शन ए है 175 डिवाइडेड 3, ऑप्शन बी है 176, ऑप्शन सी है 173, ऑप्शन डी है 174। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें से जो 173 वाला है इसमें शेष अधिक होगा जब आप 176 को क्या करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे। एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि 176 को हम 3 से भाग देने पर बचेगा 2 और 173 को 5 से भाग देने पर बचेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर 555 मीटर, 5055 मीटर, 55 मीटर और 500 मीटर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5055 मीटर। 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर 5055 मीटर। जरा एक्सप्लेनेशंस भी देख लेते हैं कि 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर 5 मीटर प्लस 50 मीटर बराबर 5000 मीटर बराबर 5055 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, यानी कि हम पैटर्न की पहचान करें उन्हें पूरा करें। जैसे कि प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल है उस पर जो मैथमेटिक्स के पाठ चल रहा है उसका एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि ये हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके प्रतियोगी एंड कॉम्पिटिशन जो होती है उसके लिए तैयार करता है। नेक्स्ट है कि सुडोकू पहेली को हल करने में जो विद्यार्थी हैं उनकी हेल्प करेगा, जो शुरू की पहेली है उसको हल करने में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और उनकी संख्याओं तथा जो संक्रियाओं हैं उनकी विशेषताओं को भी समझने में क्या करता है, उनकी हेल्प करता है। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और जो कलात्मकता के गुण हैं उनको विकसित करेगा। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर मैथमेटिक्स की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा होता है क्योंकि ये विद्यार्थियों में जो सृजनात्मकता है उसको बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा जो संक्रियाएं होती हैं उनकी जो विशेषताएं होती हैं उनको समझने में भी क्या करता है, उनकी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 63606 में 6 के जो स्थानीय मान है उनका योगफल कितना है। ऑप्शन ए है 6606, ऑप्शन बी है 6066, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 60606। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी 60606। ठीक है, 63606 में जो 6 का स्थानीय मान है उनका योगफल 60606 होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
ठीक है, किस तरह से होगा, देखो 63606 में 6 के स्थानीय मान हैं, वो देखो किस तरह से होगा, 63606 में 6 के स्थानीय मान 60000 प्लस 600 प्लस 6 बराबर 60606 हो जाएंगे। ठीक है, ये इजी है और ये आप अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर होगा, यानी कि जो 5671 है हम इसके अंकों को पलट दें तो प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। ऑप्शन ए है 3916, ऑप्शन बी है 7436, ऑप्शन सी है 3906 और ऑप्शन डी है 4906। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी 3906। ठीक से होगा, 5671 है और उसके अंकों को पलट देंगे तो 1765 हो जाएगा और उसके प्राप्त जो संख्या है उसका अंतर पूछा था तो इसमें से इसको घटाने पर 3906 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन करना है। 1 गुणे 1 बराबर 1, 1 गुणे 1 बराबर 121। ठीक है, 1 गुणे 1 बराबर 12321 है, तो इस तरह से हम इसका पूछा है कि 1 गुणे 1 क्या है, तो हमारा इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है, पैटर्न के आधार पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा इतना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है कि 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, दूसरा है कि 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है, तीसरा है कि 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1002 है और चौथा है कि 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी कि 1000 के परवर्ती का जो पूर्ववर्ती है वो 1000 है। ठीक है, ये वाला हमारा सही है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि 1000 का परवर्ती 1001 और 1001 का पूर्ववर्ती 1000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए तो उनमें से 152 बिक गए, तो बचे हुए खिलौनों की संख्या बतानी है। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 239 प्लस 70 बराबर -152। ठीक है, यानी कि 239 खिलौने थे तो 239 70 और ला दिए गए तो प्लस 70, तो उसमें से 152 बिक गए तो -152 कर दो, तो बचे हुए खिलौनों की संख्या कितनी हो, तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कही 239 प्लस 70 -152 बराबर 309 -152 बराबर 157। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है तो दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट दे देता है, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। ऑप्शन ए है 65, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 55, ऑप्शन डी है 45। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 55। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 2.5 रुपये है और अमित जो 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीद लेता है तो दुकानदार को 100 रुपये देगा तो उसे वापस मिलेंगे 55 रुपये। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी ऐसे ही कह रही है, जरा देख लीजिए कि 1.5 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है, 18 गुणे 2.5 बराबर 45 और दुकानदार वापस कितने देगा, 100 - 45 बराबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3759 गुणे 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल है। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 7। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। ठीक है, 3759 मल्टीप्लाई 9573 में गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का जो योगफल है वो 7 यानी कि 7 है। सही आंसर इसमें से हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो हुआ कैसे है। ठीक है, इस तरह से हुआ है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाई किसके बराबर है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20919 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 19,000 प्लस 19 सैकड़ा प्लस 19 इकाई इस तरह से होगा और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 567 को 567 से विभाजित करेंगे तो भागफल कितना आएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 10010001 आएगा।
ठीक है, इसको हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 में कितने 1/8 हैं, यानी 4। 1/2 में जो 1/8 हैं वो कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, देखो हमारी इस तरह से होगा कि 1/2 1/8 बराबर 1/2 गुणे 8/1 यानी कि 4। सो डियर स्टूडेंट्स, था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। इससे आपको आइडिया मिला कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने कई सारे प्लेलिस्ट बना रखे, तो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। 3 पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या रहा है कि इसमें भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डेज से भरपूर है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। ठीक है, जो भारोत्तोलक होते हैं कॉमन सी बात है, अपनी मांसपेशियां और मसल्स वगैरह ज़्यादा बनाते हैं, तो इसके लिए वो ऐसा भोजन ले सकते हैं जो प्रोटीन से भरपूर होता है। अगर प्रोटीन से भरपूर भोजन लेंगे तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा की माँ डेज के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती हैं। तो बताइए रेखा किसके लिए डालती हैं। हमारी फटाफट रिवीजन क्लास है, तो जल्दी जल्दी आपको सिर्फ आंसर बता रहे हैं। फुल डिटेल में आपको क्वेश्चन आंसर इसके देखने व्याख्या सहित, तो आप हमारे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए रेखा की माँ होती है कि जो तालाब से पानी लाती है उसमें फिटकरी डाल देती है। क्यों डाल देती है, क्योंकि वो हल्का जो निलंबित अपद्रव्य है उसको क्या करना चाहती है, अवसादित करना चाहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी। मतलब जो खाद्य श्रृंखला है उसको हमें पढ़ाना है, तो उसके लिए हम कौन सी भागीदारिता करें जो सबसे अच्छी हो हमारे शिक्षण में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाएं और साथ ही विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न जो खाद्य श्रृंखलाएं उसको सोचते हुए उनमें क्या करें, व्यवस्थित करने के लिए कहें। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि जीवों के प्ले कार्ड्स बना सकते हैं, फिर एक ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जो अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं फिर उनमें क्या कर सकते हैं कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए व्यवस्थित करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, ये सही रहेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना, पृथक मतलब होता है अलग करना। अगर हम रेत और मिश्रण के नमक का जो मिश्रण है उसको हम अलग करना चाहते हैं, तो कौन सी प्रक्रियाओं के 4 क्रमों में किसका उपयोग हम कर सकते हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निस्यंदन, निस्तारण, बाष्पन और अवसादन। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं कि जो रेत है और जो नमक है उसके मिश्रण को हम अलग कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं 4 क्रम में, तो निस्यंदन, निस्तारण, बाष्पन और अवसादन। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और ये देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। ये किसके कारण हो सकता है। मतलब एक जो टीचर है साइंस की, वो क्या करती है कि श्वसन प्रकरण पढ़ाती है, तो वो जो क्या करती है परीक्षा का आयोजन करती है, तो ये देख लेती है कि ज़्यादातर बच्चे हैं वो सांस लेने के बीच और श्वसन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको नहीं समझ पाते हैं। तो ये किसके कारण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। यानी कि जिस तरह से समझाना चाहिए था लोगों को, जिस तरह से बताना चाहिए था, उस तरह से नहीं बता सके। ठीक है, इसलिए बच्चे डिफरेंस नहीं समझ पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है, यानी इसमें से हम कौन सा तरीका अपनाएं जो भोजन बनाने के लिए सबसे अच्छा है। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। अगर हम अपनी सब्जियों को अच्छी तरह से धोएंगे और फिर काटेंगे तो इससे क्या होगा कि सब्जियों के जो कीटाणु है वो निकल जाएंगे, और वो जो है वो जिसमें जितने कीटाणु लगे होते हैं और जो हम आजकल पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ करते हैं, तो वो सब लगी होती है, वो सब हट जाएंगी और अच्छे से फिर उन्हें हम काटेंगे तो अच्छे से भोजन पकेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सब्जियों को धो लेना चाहिए अच्छे से, फिर उन्हें काटना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की टीचर यानी इन्वायरमेंट साइंस की जो है टीचर, वे वायु प्रकरण को पढ़ाते समय ये प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियाँ सुझाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें से
तो इसमें से बताना है कि कौन सी गतिविधि हमें इसमें से करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और डी। हमें खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकें, ये करना चाहिए। 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें, ये करना चाहिए। ठीक है, ए और डी प्रक्रिया सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को क्या करें, सारणीकृत करें। ठीक है, सबसे अच्छा है, तो आप ये यूज कर सकते हैं अगर आप वायु प्रदूषण पढ़ाना चाहते हैं और इसकी अलग अलग तरह की शिक्षण पद्धतियाँ अपनाना चाहते हैं। तो सबसे अच्छा आप ये कर सकते हैं कि दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा कर सकते हैं कि दीपावली से पहले कितना प्रदूषण था, दीपावली के बाद कितना प्रदूषण बढ़ा, कितना ज़्यादा बढ़ा, किस तरह से बढ़ा और उनकी गुणवत्ता का क्या हुआ। इस तरह से निष्कर्षों को आप सारणीकृत कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा वायु प्रदूषण के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आक्रामक व्यवहार। ठीक है, जब एक बच्चा है वो तनावग्रस्त है या नहीं है, उसकी पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर बच्चा कैसा है, आक्रामक है, अगर आक्रामक है तो मतलब वो कैसा है, तनावग्रस्त बच्चा है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ये देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य के द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। मतलब ये होता है कि जब हम पानी के साथ प्रयोग करते हैं तब ज्योति है, एक लड़की है, कोई भी है, जब ये देखता है कि जो स्टील की खाली कटोरी होती है वो क्या करती है, वो तो पानी में तैरती रहती है, जबकि जो लोहे की छोटी सी कील होती है वो कैसी हो जाती है, पानी में डूब जाती है। तो कैसे हमें पता चलेगा क्यों होता है, क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला जो बल होता है उसके भार की तुलना में कैसा होता है, ज़्यादा होता है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला जो बल होता है उसके भार की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्धि और प्रजनन। ठीक है, जीवन की प्रक्रियाएं और पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में दोनों में मिलने वाला युग्म है वृद्धि और प्रजनन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंजलि की सहेली दांतों में 6 से बचने के लिए 4 तरीके ये अपनाती है, तो कौन सा तरीका अनुपालन करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी, डी और ए। यानी कि अगर अंजलि की फ्रेंड के दांतों में क्या लग रहा है, शे लग रहा है, तो उससे बचना चाहिए। तो उसके लिए वो दिन में क्या ब्रश कर सकती है, 2 बार। अगर वो दिन में 2 बार ब्रश करेगी तो उसके दांत साफ रहेंगे। ठीक है, और जो कीटाणु है वो भी दूर रहेंगे। साथ ही उसे हर खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, जिससे जो गंदा पदार्थ है उसके दांतों में ना फंसे, अगर वो फंसा हुआ है तो वो निकल जाए। साथ ही उसे जो है मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मिठाई वगैरह, चॉकलेट्स है और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ, जिनसे बहुत ज़्यादा हानि होती है हमारे दांतों, तो वो सब नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए ही सही हो जाएगा। ऐसा करने से उसके दांतों में 6 से वो बच सकती है। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए ये वेन आरेख है, उसका अध्ययन करना है। जैसे ज़मीन में रहने वाले जीव जंतु हैं, पानी में रहने वाले हैं और ये अंडे देने वाले हैं, तो कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगरमच्छ। ठीक है, इसमें से हम एक्स में मगरमच्छ को रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिश के लिए मछली घर यानी कि एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि ऑक्सीजन को पानी में घुलने हैं। मछली घर में हम एक्वेरियम में हवा वाला पंप इसीलिए रखते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, कि ऑक्सीजन को पानी में घुलने दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन घुल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वे क्या होती है, मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि मछली का यानी एक्वेरियम का पानी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खनिज रहित है। जब हम एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे में तापमान पर ठंडा किया गया जो पानी होता है उससे भरा जो एक्वेरियम है उसमें डालते हैं तो मछलियाँ क्या होती हैं, ज़्यादा तक सर्वाइव नहीं कर पाती, वो मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो मछली घर होता है एक्वेरियम, उसका पानी कैसा होता है, खनिज रहित, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। हमने चांद के बारे में बहुत कुछ सुना होगा पर चांद का सबसे अच्छा वर्णन है कि चांद पर पानी जो है वो नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और पहाड़ कैसे हैं, ऊंचे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित सावधानियां पढ़ती है, यानी कि जो आरती है वो जाती है तो कहती है कि एक बीमारी है तो उसके रोकने के लिए कई सारी सावधानियां लिखी हैं, जैसे कि आसपास पानी ना जमा होने दें, पानी के जो बर्तन हैं, कूलर हैं, टंकियां हैं, उनको कैसा रखें, साफ रखें। कुछ जगहों पर पानी अगर इकट्ठा भी हो जाता है तो तेल का छिड़काव कर दें। स्वयं से बचने के लिए जाली का क्या करें, प्रयोग। तो किसके बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें, ये सब नहीं बता सकते, अगर बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा आंसर। तो यही पूछा है कि इसमें से वो कौन सा रोग है जिसको पहचानने के लिए पोस्टर का उद्देश्य था कि ना फैले वो रोग। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, जो हमारा पोस्टर है उसका उद्देश्य ही था। ये सारी चीज़ें हमें इसलिए बताई गई कि कीटाणु का छिड़काव जो है वो दवा का छिड़काव करना चाहिए, पानी जो है वो कहीं इकट्ठा ना होने दिया जाना चाहिए और मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, जाली का प्रयोग करना चाहिए। तो वो डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर से बचने के लिए कहा गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मच्छर, मलेरिया, अनीमिया और रक्त अल्पता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया और आंवला। ठीक है, इनमें से कौन से शब्द समूह, तो लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया और आंवला ये आपस में कैसे हैं, निकटतम रूप से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करें। अगर अभिभावक और शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए कि बच्चे कैसे कैसे इनमें सुधार हो सकते हैं, क्या उनकी योग्यता है, किस तरह से उनकी कमजोरियों को दूर करना चाहिए, इन पर वो चर्चा कर सकते हैं। चर्चा करने से सब प्रॉब्लम्स के सॉल्व सोल्यूशन मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है, जैसे कि उसे कटोरी में रख लेती है और कटोरी को खुले बर्तन में रख देती है जिससे ठंडा पानी है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की ओर संकेत कर रही है, वो किसका प्रयोग कर रही है। से आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ। ठीक है, वे सबके लिए बता रही तो वो हरे धनिया है, कटोरी में रख देती है, कभी कभी उसको खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी होता है, उसे गीले कपड़े में हरे धनिया को लपेट कर रख देती है, आपने देखा होगा। कहीं धूप में खुलाई फैला देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है और अंधेरे में रख देती है। ठीक है, ये सब क्या है, हरे धनिया की विशेषता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका ये समझाने के लिए कि अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी है, उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास ही वापस आती है। तो ये उदाहरण गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से देश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े शहर है उसमें क्या हुआ है कि बहुत बड़ी संख्या में वाहनों के कारण क्या हुआ है कि हमारा पर्यावरण जो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रदूषित हो गया है। तो उसके बचाव करने के लिए शहर के लोग क्या कर सकते हैं,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करती है। तो वह सबसे अच्छा यही कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यातायात व्यवस्था का प्रयोग कर सकते हैं आने जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनियमितता के कारण पता करना कि समीर को परामर्श देना। अगर समीर जो है वो कक्षा 5 का हमारा स्टूडेंट्स है, वो इन्वायरमेंट स्टडीज़ की टीचर के पास अपने जो वर्क है उसको जमा नहीं करता है, तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, कैसे उस पर सुधार कर सकते हैं। तो पता कर सकते हैं हम लोग कि आखिर बच्चा इतना लेट क्यों हो रहा है, तो उसका कारण क्या है, ठीक है, और किस तरह से उसको वो सुधार कर सकता है, उसे परामर्श दे सकते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, जैसे कि मृदा में वायु है, क्या मृदा के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारे शरीर में क्या हमारे शरीर में क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो इस तरह के जो टीचर है वो कई सारे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल है उसे विकसित करने का प्रयास कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवलोकन कौशल। ठीक है, वो बच्चों में अवलोकन कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रहा है सारे प्रश्न पूछकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उनके अधिगम के जो कमजोर क्षेत्र हैं उनकी हम पहचान करेंगे और उनके अनुसार हम सुधारात्मक उपाय क्या है उसको क्या करेंगे, उपलब्ध कराएंगे। ये सबसे अच्छा है। ठीक है, एक कक्षा में जो औसत 4 विद्यार्थी कम अंक लाते हैं उनके लिए मैं ही कर सकते हैं सबसे प्रभावी तरीके से कि उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्र कौन कौन से हैं, किस तरह से वो कमज़ोर हो रहा है, उन सभी क्षेत्रों की पहचान करना है और उसमें क्या उपाय कर सकते हैं जिससे वो अच्छे से अपना वर्क कर सके, उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है। अगर हम एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा तरीका अपना सकते हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि हम डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं, प्रश्न लिख सकते हैं और उनका संपादन कर सकते हैं, साथ ही अंक योजना भी लिख सकते हैं। सबसे पहले अच्छा क्या होगा कि हम डिज़ाइन तैयार करें, ब्लूप्रिंट तैयार करें, प्रश्न लिखें, उनका संपादन करें और अंक योजना लिखें। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर में ये पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि जो श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ थी वो बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। मतलब अगर हम पोषण प्रकरण का परिचय दें तो सबसे अच्छा तरीका यही कि हम टिफिन बॉक्स होता है उसमें बच्चों को खोल के दिखाएंगे वो क्या लाया है, कौन कौन सी उसमें सामग्री है, फिर उसको व्याख्या करें अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शामिल करना, एंगेज, खोजबीन करना, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना, एलोबोरेट, मूल्यांकन करना, एवेल्युएट विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण यश हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां कराने के लिए कहती है कि बीजों को रात भर पानी में रखें, फिर उन्हें क्या करें कि सूती जो गीले कपड़े हैं उसमें रख दें। जैसे कि 2 बीज हैं वे बाद बीजों का अवलोकन करें और उसके आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें, फिर पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्र वर्कशीट करें। तो इन सब के लिए कौन सा शामिल नहीं होगा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंगेज और एक्सप्लोर, ये शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में श्रवण वनस्पति जगत और प्राणी जगत के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा
प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। ये देश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षीय अधिगम की जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियाँ हैं उनके साथ क्या करे, जोड़ेगा। ठीक है, ये सब हमें परिस्थितियों को वास्तविकता से जोड़ेंगी। था अगर आपको फुल डिटेल में चाहिए तो आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर देख सकते हैं। चैनल पर जाके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय। और कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके लिए हम और भी सीरीज आपके लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर की।